तो बच्चों अब स्टार्ट करते हैं हम लोग हमारा जो सेकंड चैप्टर है सॉल्यूशन। ठीक, सॉल्यूशन हमारा सेकंड चैप्टर है, उसी को अब स्टार्ट करते हैं। अब सबसे पहले चैप्टर स्टार्ट करने से पहले देख लेते हैं कि इस चैप्टर में कौन कौन से ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो हम लोगों को कवर करने हैं। ठीक है, सबसे पहली चीज़ तो हम लोगों को देखना है टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन के बारे में। ठीक है, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन, कितने तरह के सॉल्यूशंस होते हैं। ठीक, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन के बारे में देखना है। ठीक, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन के बाद फिर क्या देखना है हम लोगों को, कौन सी चीज़ क्लियर करनी है। सारे टॉपिक्स पहले क्लियर कर लें कि पढ़ना क्या क्या है, तो उससे हमें फ़ायदा ये हो जाता है कि चीज़ें एक बार माइंड सेट बन जाता है ना कि ये चीज़ें हम लोग को क्लियर करनी हैं। ठीक, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन के बाद है फिर कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। कंसंट्रेशन ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। ओके, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन के बाद फिर नेक्स्ट है हमारा सॉल्युबिलिटी। ठीक, नेक्स्ट है हमारा सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी में दो तरह की सॉल्युबिलिटी हम लोगों को पढ़नी है। कौन कौन सी सॉल्युबिलिटी, पहली जो सॉल्युबिलिटी है वो है सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड। सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड। और जो दूसरी सॉल्युबिलिटी है वो किस तरह की सॉल्युबिलिटी पढ़नी है, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड। ये एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से गैस इन लिक्विड जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और इसी में हम लोग पढ़ेंगे हेनरीज लॉ। हेनरीज लॉ, इसके बारे में पढ़ेंगे सॉल्युबिलिटी वाले टॉपिक के अंदर। ठीक, फिर नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो क्लियर करेंगे हम लोग, वेपर प्रेशर। ठीक, वेपर प्रेशर किसका, लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर। ठीक, वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशन। और इसमें हम लोग जो लॉ पढ़ेंगे वो लॉ होगा राउल्ट्स लॉ। ठीक, राउल्ट्स लॉ, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लॉ है राउल्ट्स लॉ। ठीक, इस एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस भी आते हैं। और राउल्ट्स लॉ के बाद नेक्स्ट हम टॉपिक अपना कवर करेंगे आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन। ये थियोरेटिकल पोर्शन है पूरी तरह से, आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन के बारे में। आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन, ठीक, पूरी तरह से थियोरेटिकल पोर्शन है। और इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है वहाँ से इस चैप्टर्स के न्यूमेरिकल शुरू होते हैं जो फिक्स हैं। ठीक है, आने ही आने हैं आपके बोर्ड एग्जाम में। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़, सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक पूरे चैप्टर का, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ में कौन कौन सी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ हैं। ठीक, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ में हम लोग 4 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहली है रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। वेपर प्रेशर। नेक्स्ट है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। फिर डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। and the last one is osmotic pressure, osmosis and osmotic pressure। ये हमें 4 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ पढ़नी हैं और इन चारों कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ से रिलेटेड न्यूमेरिकल फिक्स हैं कि एग्ज़ाम में आपके आएंगे ही आएंगे। ठीक, अब इसके बाद एक लास्ट टॉपिक है जो इस सेशन में सिर्फ और सिर्फ 2021
जो इस सेशन में आपके बोर्ड एग्ज़ाम के सिलेबस से कोरोना के कारण हट गया है, ठीक है। जो 30% हमारा सिलेबस रिड्यूस हुआ है उसके नाते ये हट गया है, तो हम इसको लिख तो लेते हैं, पर इसके लिए हम अलग से जो है नया वीडियो बना करके अपलोड कर देंगे। एबनॉर्मल मोलर मास एंड वन हाफ फैक्टर, ठीक। तो ये इतने टॉपिक हैं जो हम लोगों को कवर करने हैं इस पूरे के पूरे चैप्टर के अंदर, ठीक। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं सबसे पहले टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन से। और ये चैप्टर आपका वीडियो आपका जो है 4 पार्ट में डिवाइड कर दिया जाएगा। बहुत बहुत जो है लंबे वीडियोस कोशिश किए जाएंगे कि ना बनाएं, ठीक है। 3 पोर्शन आपका पूरी तरह से थियोरेटिकल रहेगा और लास्ट वाला जो है ठीक सॉलिड स्टेट की तरह लास्ट वीडियो आपका पूरी तरह से समर्पित रहेगा न्यूमेरिकल्स के लिए, क्योंकि इस चैप्टर के न्यूमेरिकल्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इवन एनसीईआरटी की आप एक्सरसाइज खोल करके देख लेते हो तो एनसीईआरटी की एक्सरसाइज में ही बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस दिए हुए हैं, ऑलमोस्ट 50, ठीक है, ऑलमोस्ट 50 क्वेश्चंस दिए हुए हैं, आपको सॉल्व करना पड़ेगा सबको। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन से। जब ये टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन स्टार्ट करने से पहले हम लोग देख लेते हैं सॉल्यूशन की डेफिनेशन, क्या होता है सॉल्यूशन, ठीक है। ये टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन जो हमारा पहला टॉपिक है, इसको स्टार्ट करने से पहले, ठीक है, पहले यहाँ पर लिख दिया जाए टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। इस टॉपिक को क्लियर करने से पहले डेफिनेशन देख लेते हैं कि डेफिनेशन क्या होती है, ठीक है। डेफिनेशन सिंपली ये होती है कि सॉल्यूशन, ठीक है, सॉल्यूशन इज अ होमोजीनियस मिक्सचर, इट इज़ अ होमोजीनियस मिक्सचर, ठीक है, होमोजीनियस मिक्सचर। सॉल्यूशन क्या होता है? होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ 2 or more than 2 types of compound या 2 types of component, 2 or more than 2 component, ठीक है, 2 or more than 2 component। ऑटो फोकस थोड़ा सा वीडियो हो जा रहा है। 2 or more than 2 types of कंपोनेंट। हमारे पूरे के पूरे सिलेबस में सिर्फ हम लोग को 2 कंपोनेंट के बारे में पढ़ना है, ठीक है। 2 कंपोनेंट होता है, ऐसे सॉल्यूशंस के बारे में पढ़ना है। और ऐसे सॉल्यूशंस को क्या कहते हैं हम लोग? बाइनरी सॉल्यूशन कहते हैं। ऐसे सॉल्यूशन को कहा जाता है बाइनरी सॉल्यूशन, ठीक है। बाइनरी सॉल्यूशन का मतलब क्या हो गया? बाइनरी सॉल्यूशन का मतलब हो गया ऐसे सॉल्यूशन जिसमें 2 कंपोनेंट होते हैं। एक कंपोनेंट को कहा जाता है सॉल्यूट, ठीक, एक कंपोनेंट को कहते हैं सॉल्यूट और दूसरे कंपोनेंट को कहते हैं सॉल्वेंट। एक कंपोनेंट को कहते हैं सॉल्यूट और दूसरे कंपोनेंट को कहते हैं सॉल्वेंट। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि हम सॉल्यूट और सॉल्वेंट बार बार लिखेंगे नहीं। सॉल्यूट को आपके पूरे चैप्टर में मैं बी से रिप्रेजेंट करूंगा और सॉल्वेंट को ए से रिप्रेजेंट करूंगा, ठीक है। दैट मीन्स बी को ए में मिलाते हैं और हमारा सॉल्यूशन तैयार हो जाता है ए बी, ठीक है। इज दैट क्लियर? बी को ए में हम लोग मिलाते हैं तो हमारा जो सॉल्यूशन है वो तैयार हो जाता है ए बी। तो ए बी क्या है? ए बी एक बाइनरी सॉल्यूशन है जिसके 2 कंपोनेंट हैं ए और बी। ए सॉल्वेंट है, बी सॉल्यूट है। अच्छा, सॉल्यूट और सॉल्वेंट को अगर डिफाइन करना हो तो कैसे करेंगे? सिंपली कह सकते हैं ये डिपेंड करता है इनके अमाउंट पर, ये डिपेंड करता है इनके अमाउंट पर। अगर अमाउंट आपका किसी सब्सटेंस का कम है तो वो होता है आपका सॉल्यूट और जिसका अमाउंट ज़्यादा होता है वो होता है आपका सॉल्वेंट। तो हमेशा सॉल्यूट क्या होता है? लेस अमाउंट टू लेसर अमाउंट में रहता है और सॉल्वेंट हमेशा हमारा लार्ज अमाउंट में रहता है, ठीक। और अगर दोनों का अमाउंट बराबर हो तब हम लोग देखते हैं सॉल्यूट और सॉल्वेंट की डेंसिटी, ठीक है। जिसकी डेंसिटी ज़्यादा होती है वो हमारा हो जाता है सॉल्यूट, जिसकी डेंसिटी कम होती है वो हो जाता है हमारा सॉल्वेंट, ठीक। अब ये चीज़ आपका क्लियर हो गया। बाइनरी सॉल्यूशन में 2 चीज़ें होती हैं, सॉल्यूट और सॉल्वेंट।
अब इन्हीं के बेसिस पर, सॉल्यूट और सॉल्वेंट की ही फिजिकल स्टेट के बेसिस पर हम लोग सॉल्यूशंस कितने तरह के होते हैं उसको क्लासिफाई करते हैं। ठीक है, कितने तरह के होते हैं क्लासिफाई किया जाए तो एक चार्ट बना करके पढ़ते हैं हम लोग टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन में। सबसे पहले देख लेते हैं सॉल्यूट की फिजिकल स्टेट, फिर सॉल्वेंट की फिजिकल स्टेट, ठीक, और कुछ एग्जाम्पल। तो एक चार्ट बनाता हूँ मैं, यहाँ पर छोटा सा लिखता हूँ टाइप ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन, ठीक, फिर सॉल्यूट की फिजिकल स्टेट, फिर सॉल्वेंट की फिजिकल स्टेट, और एक एग्जाम्पल जिससे आपका क्लियर हो सके कि वो सॉल्यूशन जो हम बता रहे हैं वो आपके डेली लाइफ में कहाँ आपने देखा है। ठीक, इतना क्लियर हो गया। तो टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन सबसे पहले देख लेते हैं हम लोग गैसियस सॉल्यूशन। ठीक है, सबसे पहले देख लेते हैं गैसियस सॉल्यूशन। ठीक, GASEOUS, गैसियस सॉल्यूशन। अगर आपका सॉल्वेंट पूरा का पूरा गैस है, अगर आपका सॉल्वेंट पूरा का पूरा गैस है, ठीक है, गैस, ठीक है। अच्छा, ये 3 बार क्यों लिखा गया है अभी आपको समझ में आ जाएगा। सॉल्यूट आप 2 तरह का ले सकते हो। ठीक, सॉल्यूट आप 2 तरह का ले सकते हो, तो सॉरी 3 तरह का। आप गैस ले सकते हो, लिक्विड ले सकते हो, ठीक, गैस ले सकते हो, लिक्विड ले सकते हो, या फिर सॉलिड भी ले सकते हो। ठीक है, गैस ले सकते हो, लिक्विड ले सकते हो, सॉलिड भी ले सकते हो। ठीक, अगर गैस को गैस में डिसॉल्व करते हैं, ठीक है, हाँ, ये हम गैसियस सॉल्यूशन क्यों कह रहे हैं इस चीज़ को ध्यान से समझ लेना बेटा, क्योंकि सॉल्वेंट हमारा क्या है, आपका गैसियस है। ठीक है, सॉल्वेंट की फिजिकल स्टेट वही हमारा टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन हो जाता है। गैस इन गैस एग्जाम्पल, एक बार जरा आप एग्जाम्पल खुद से भी दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। मिक्सचर, एयर कह सकते हो, एयर। एयर क्या है, एयर इस, लेकिन एयर हेट्रोजीनियस मिक्सचर होता है। क्यों हेट्रोजीनियस होता है, उसमें डस्ट पार्टिकल भी आ जाते हैं। हम कोई भी 2 गैसेस का मिक्सचर ले सकते हैं, मिक्सचर ऑफ ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन। ठीक है, बाकी हमने कोई और गैस क्यों नहीं ली। ठीक है, कुछ गैसेस होती हैं जो आपस में रिएक्ट कर जाती हैं, और सॉल्यूशन की एक खासियत है कि इसके जो कंपोनेंट्स होते हैं वो केमिकली रिएक्ट नहीं करते हैं। ये चीज़ अपने दिमाग में बैठा लेना बेटा। ठीक है, कि जो सॉल्यूशन के कंपोनेंट होते हैं वो केमिकली कंबाइन नहीं होते। इसीलिए एग्जाम्पल हमने नाइट्रोजन गैस का लिया है। क्यों नाइट्रोजन गैस का लिया है ऑक्सीजन के साथ, क्योंकि नाइट्रोजन और ऑक्सीजन ईजिली कंबाइन नहीं होते हैं। ठीक, अब मिक्सचर ऑफ लिक्विड और गैस। ठीक है, लिक्विड और गैस, इसका एग्जाम्पल आपकी बुक में भी दिया है, आप देख सकते हो। क्लोरोफॉर्म, क्लोरोफॉर्म को मिक्स किया जाता है नाइट्रोजन गैस के साथ, इसको केमिकली इनर्ट करने के लिए। क्लोरोफॉर्म एंड नाइट्रोजन, ठीक है, क्लोरोफॉर्म आपका लिक्विड स्टेट में होता है, इसको हम लोग मिक्स करते हैं नाइट्रोजन गैस के साथ। ठीक है, नाइट्रोजन गैस के साथ, और फिर सॉलिड कैम्फर इन नाइट्रोजन। ठीक है, कैम्फर इन नाइट्रोजन। सवाल यही दिमाग में आएगा कि बार बार नाइट्रोजन क्यों लिया जा रहा है, क्योंकि नाइट्रोजन हमारी क्या है, केमिकली अनरिएक्टिव गैस है, जो आपका किसी गैस, किसी लिक्विड और किसी सॉलिड के साथ कंबाइन या रिएक्ट नहीं करती। ठीक, अब हम लोग देख लेते हैं किस टाइप का सॉल्यूशन, लिक्विड सॉल्यूशन। ठीक, अच्छा, तो ये तो पता चल गया होगा कि सॉल्वेंट की फिजिकल स्टेट क्या होने वाली है। लिक्विड सॉल्यूशन, सॉल्वेंट की फिजिकल स्टेट हमारी होने वाली है लिक्विड, लिक्विड एंड लिक्विड। ठीक, सॉल्यूट हम गैस भी ले सकते हैं, ठीक, लिक्विड भी ले सकते हैं, और सॉलिड भी ले सकते हैं। ठीक, अब गैस इन लिक्विड है। ठीक,
तो गैस इन लिक्विड का जो है मिक्सचर का एग्जांपल आप दे लेना चाहो तो आप देखे होंगे कि कोल्ड ड्रिंक्स, ठीक है, कोल्ड ड्रिंक्स में आपका ये जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है ये शुगर सॉल्यूशन में और सॉल्ट सॉल्यूशन में डिसॉल्व रहती है और वो केमिकली रिएक्ट भी नहीं करती है, ठीक है। साथ ही साथ जो हमारा एयर होता है, सॉरी, जो हमारा वाटर होता है, वाटर के अंदर क्या होते हैं, ऑक्सीजन गैस डिसॉल्व स्टेट में रहती है, जिस ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करके जो हमारे पानी में रहने वाले जीव जंतु हैं वो जिंदा रहते हैं। तो एग्जाम्पल हम लोग लिखेंगे ऑक्सीजन इन वाटर, ठीक, ऑक्सीजन गैस इन वाटर। यहाँ हम सॉल्वेंट क्या लेंगे, यहाँ पर लिक्विड सॉल्वेंट लिया जा रहा है तो वाटर से अच्छा लिक्विड सॉल्वेंट और क्या होगा, ठीक है, वो तो हमारा यूनिवर्सल सॉल्वेंट है। लिक्विड इन लिक्विड, ये आपका फेवरेट है, इथेनॉल, अल्कोहल इन वाटर। अल्कोहल को अगर आप वाटर में डिज़ोल्व करो बड़े आराम से डिज़ोल्व हो जाता है, पर दिमाग में क्वेश्चन आता है कि सर भाई इथेनॉल आपका ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ये वाटर में कैसे डिज़ोल्व हो जाता है। इथेनॉल आपका ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ये वाटर में डिज़ोल्व कैसे हो सकता है। तो बेटा इसका आंसर ये है कि इथेनॉल नो डाउट ऑर्गेनिक है, वाटर इनऑर्गेनिक है। एक ऑर्गेनिक चीज़ इनऑर्गेनिक में डिज़ोल्व जनरली नहीं होती, बट अगर वो ऑर्गेनिक सब्सटेंस इस वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेता है तो वो डिज़ोल्व हो जाता है। एक कंडीशन लग जाती है हाइड्रोजन बॉन्ड की कंडीशन, अगर हाइड्रोजन बॉन्ड बन जाता है अल्कोहल और वाटर के अंदर तो नो डाउट अल्कोहल वाटर में डिज़ोल्व हो जाएगा, ठीक। सॉलिड इन लिक्विड, ये तो बड़ा आसान सा है, शुगर सॉल्यूशन, शुगर सॉल्यूशन, ठीक। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं सॉलिड सॉल्यूशन, ठीक, सॉलिड सॉल्यूशन। सॉलिड सॉल्यूशन में यहां से आपको एक चीज पता चल जा रही है कि सॉल्वेंट क्या होने वाला है आपका, सॉलिड, सॉलिड और सॉलिड, ठीक है। बाकी रही बात सॉल्यूट की, सॉल्यूट आपका क्या क्या हो सकता है, गैस, लिक्विड और सॉलिड। एग्जाम्पल से इस चीज़ को समझते चलते हैं, ठीक। गैस इन लिक्विड है तो सॉल्यूशन ऑफ, आप एग्जाम्पल लिखोगे, जैसे आपने बहुत सारे ऐसे रिएक्शन देखे होंगे जो कि क्या होते हैं, कैटालिटिक होते हैं। जो किस तरह के रिएक्शन होते हैं, कैटालिटिक रिएक्शन होते हैं, ठीक। कैटालिटिक रिएक्शन में हम लोग जनरली क्या यूज़ करते हैं, कैटलिस्ट यूज़ करते हैं। और ये रिएक्शन में कैटलिस्ट क्यों यूज़ किया जाता है, क्योंकि ये ज़्यादातर रिएक्शंस में जो रिएक्टेंट्स होते हैं वो गैसियस स्टेट में होते हैं, ठीक। अगर रिएक्टेंट आपका गैसियस स्टेट में है तो रिएक्शन की जो स्पीड होती है वो बहुत स्लो हो जाती है। अगर रिएक्टेंट आपका गैसियस स्टेट में है तो रिएक्शन की स्पीड क्या हो जाती है, स्लो हो जाती है, जिसके कारण हमें एक ऐसा प्लेटफॉर्म लेना पड़ता है, एक ऐसी चीज़ लेनी पड़ती है जो इस गैस की कंसंट्रेशन को बढ़ा दे। और गैस की कंसंट्रेशन बढ़ जाएगी तो रिएक्शन की स्पीड भी बढ़ जाती है। तो हम कुछ मेटल्स को लेते हैं, ठीक है, और वो मेटल्स हर गैस के लिए स्पेसिफिक होती है। जैसे हाइड्रोजन गैस का रिएक्शन अगर कराना है, ठीक है, हाइड्रोजन गैस का रिएक्शन कराना है तो हाइड्रोजन के लिए सबसे अच्छी जो मेटल होती है वो होती है पैलेडियम, ठीक है। क्या होती है, पैलेडियम, ठीक, सबसे अच्छी मेटल होती है पैलेडियम। पैलेडियम के ऊपर या पैलेडियम के साथ कंबाइन करने वाली जो सबसे बेस्ट गैस है वो है हाइड्रोजन, या कह सकते हो कि हाइड्रोजन सबसे अच्छे तरीके से आपका मिक्स होता है पैलेडियम मेटल के साथ, ठीक है। एक एग्जांपल से समझा सकता हूँ कि 1 सेंटीमीटर क्यूब अगर आपका पैलेडियम है तो वो 1000 सेंटीमीटर क्यूब गैस अपने ऊपर जो है एडजॉर्ब, एक नया वर्ड आप लोग यहाँ पर देखोगे, एडजॉर्ब कर सकता है। एडजॉर्ब का मतलब मिक्स हो सकती है 1000 गुना ज़्यादा हाइड्रोजन गैस इस पैलेडियम मेटल के साथ, ठीक है। अब जब 1000 गुना ज़्यादा ये मिक्स हो जाएगी तो इस जो कंसंट्रेशन बढ़ जाएगी, रेट ऑफ रिएक्शन या स्पीड ऑफ रिएक्शन भी बढ़ जाता है, ठीक है। वो हम लोग अगले जो आगे के चैप्टर्स हैं उसमें इन सब चीज़ों को ध्यान से देखेंगे। अभी फ़िलहाल
लिक्विड इन सॉलिड, ठीक, लिक्विड इन सॉलिड। लिक्विड इन सॉलिड के लिए आपने जितने अमलगम्स देखे होंगे, अमलगम का मतलब क्या होता है? अमलगम का मतलब होता है एलॉय विद मरकरी, ठीक, एलॉय विद मरकरी, अमलगम, ठीक। हम एग्जांपल ले लेते हैं आपकी बुक का ही, सोडियम अमलगम NaHG। इस सोडियम अमलगम का यूज़ आपने क्लास 11th में पढ़ा होगा, ठीक। कास्टनर कैलनर सेल, कास्टनर कैलनर सेल में आपने अमलगम सोडियम और मरकरी इलेक्ट्रोड का यूज़ किया था, ठीक है। भूल गया होगा, कोई बात नहीं, आप वीडियो में जा कर के देख सकते हो क्लास 11th के, उसमें बताया गया है आपको, ठीक है। सोडियम अमलगम। और दूसरा सॉलिड इन सॉलिड है, तो हम कोई एलॉय ले लेते हैं। कौन सा एलॉय? जो सबसे ज़्यादा आजकल यूज़ होता है, कॉपर और गोल्ड एलॉय, कॉपर विद गोल्ड एलॉय, ठीक, बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है। तो ये हमारा टॉपिक था टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन और सॉल्यूशन की डेफिनेशन के बारे में, ठीक। तो अब इसके बाद हम लोग तुरंत आ जाते हैं कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन पे। वो थोड़ा सा न्यूमेरिकल पोर्शन है और एक आध न्यूमेरिकल देखा जाएगा, उस पर क्लियर कर लेते हैं, ठीक। तो अब हम लोग देखते हैं कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। कंसंट्रेशन का मतलब क्या होता है एक्चुअल में, ठीक, कंसंट्रेशन का मतलब क्या होता है? कंसंट्रेशन का मतलब, हिंदी एक्चुअल मतलब इसका होता है गाढ़ापन, गाढ़ापन, ठीक, मतलब कितना सॉल्यूट, ठीक है, कितना सॉल्यूट किसी भी सॉल्वेंट में डिसॉल्व किया गया है, वही बताता है आपका कंसंट्रेशन। अब इस कंसंट्रेशन को रिप्रेजेंट करने के कई सारे तरीके हैं, ठीक। इस कंसंट्रेशन को रिप्रेजेंट करने के कितने सारे तरीके हैं वो हम लोगों को देखना है। तो नेक्स्ट हम लोग इसी कंसंट्रेशन में क्या पढ़ेंगे? रिप्रेजेंटिंग कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, रिप्रेजेंटेशन ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। कितने तरीकों से कंसंट्रेशन को हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, ठीक। तो सबसे पहला जो तरीका है आपका, सबसे फर्स्ट, ठीक, सबसे फर्स्ट तरीका है आपका स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ क्या होता है? स्ट्रेंथ को जनरली ग्राम पर लीटर में हम लोग लिखते हैं। स्ट्रेंथ को जनरली ग्राम पर लीटर में लिखा जाता है। इससे आपको ये चीज़ तो क्लियर हो जा रही है, मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन, ठीक। मास ऑफ सॉल्यूट, मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम in 1 liter of solution, in 1 liter of solution is known as strength of solution। हमेशा स्ट्रेंथ को याद रखिएगा, हमेशा किसी भी सॉल्यूशन की स्ट्रेंथ को हम लोग ग्राम पर लीटर में ही मेजर करते हैं। और स्ट्रेंथ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा फॉर्मूला आपका? स्ट्रेंथ इज इक्वल टू फॉर्मूला हो जाएगा मास ऑफ सॉल्यूट। देखिए फॉर्मूला अभी हम लोग डिस्कस करेंगे और न्यूमेरिकल के लिए मैंने पहले भी बताया है, एक पूरा का पूरा वीडियो अलग से हम लोग सिर्फ और सिर्फ न्यूमेरिकल को समर्पित करने वाले हैं। मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। और ये वॉल्यूम आपका किस में रहना चाहिए? ये वॉल्यूम आपका रहना चाहिए लीटर में, ठीक। अब इस कंसंट्रेशन को रिप्रेजेंट करने का जो दूसरा तरीका है, जो सेकंड मेथड है, वो आपका है मास परसेंटेज, ठीक है, मास परसेंटेज, ठीक। फिर है आपका मास परसेंटेज। ये मास परसेंटेज क्या होता है? मास परसेंटेज आपका होता है, इसको हम लोग इस तरह से भी देखते हैं, W/W परसेंटेज, वेट बाय वेट परसेंट।
इस तरह से भी ये जनरली देखा करिए, मेडिसिन या जो दवाएं होती हैं उनके जो रैपर होते हैं उन दवाओं पर लिखा होता है वेट बाय वेट परसेंटेज। वेट बाय वेट परसेंटेज का मतलब होता है वेट ऑफ सॉल्यूट, फॉर्मूला में डायरेक्ट लिख रहा हूँ, वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्यूशन, वेट ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। ठीक है, ये परसेंटेज में होता है इसलिए इसकी कोई यूनिट नहीं होती है। तो ये याद रखिएगा कि वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्यूशन। कहीं पर भी नीचे आपको सॉल्वेंट देखने को नहीं मिलेगा, एक जगह सॉल्वेंट देखने को मिलेगा, वो आपको बता दिया जाएगा। ठीक है, मास परसेंटेज के बाद फिर आपका आता है वॉल्यूम परसेंटेज। ठीक, मास परसेंटेज के बाद हम लोग कंसंट्रेशन को निकालने का दूसरा तरीका देखते हैं, वॉल्यूम परसेंटेज। ठीक, वॉल्यूम परसेंटेज में क्या है, V बाई वी परसेंट। ये भी आपका मेडिसिन में ही होता है जिसमें आपका सॉल्यूट भी लिक्विड स्टेट में होता है और सॉल्वेंट भी लिक्विड स्टेट में होता है। ठीक है, ये क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। ठीक, इतना क्लियर हुआ। अब इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं हम लोग फोर्थ वन, वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज। नेक्स्ट वन इज वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज। वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज। ठीक है, इसमें W बाई वी परसेंट, इस तरह से इसको रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक, इसमें अगर आपका सॉल्यूट सॉलिड स्टेट में हो, सॉल्वेंट लिक्विड स्टेट में हो, तो हम लोग इस तरह से परसेंटेज कंसंट्रेशन को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक, इसमें क्या होगा, वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन वेट ऑफ वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। तो ये चार नॉर्मल तरीके थे आपके कंसंट्रेशन को रिप्रेजेंट करने के। ठीक है, नॉर्मल तरीके मतलब इजी जो तरीके थे, इनसे बहुत कम रेयर केस में एग्जाम में पूछा जाता है। तो अब इसके बाद जो हमारे नेक्स्ट जो आपके चार तरीके होने वाले, टोटल 5, तो ठीक है, इसके बाद हम लोग जो नेक्स्ट 5 जो मेथड्स हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन के, नेक्स्ट 5 मेथड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं और अब वो हम लोग देखने जा रहे हैं। ठीक, हम लोग पढ़ेंगे मोलैरिटी। पहला हम लोग पढ़ेंगे मोलैरिटी। सिंपल सी चीज़ है, क्लास 11th में फर्स्ट चैप्टर में आपने इसको पढ़ा है। ठीक है, बहुत ज़्यादा हम लोग इस पर नहीं जाएंगे क्योंकि अब इस चैप्टर में जो न्यूमेरिकल्स हम लोग को पढ़ने हैं उसमें मोलैरिटी का यूज़ है। ठीक है, मोलैरिटी का यूज़ है, ये मान करके चला जा रहा है कि मोलैरिटी आपने इसके पहले पढ़ा हुआ है, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत इस फॉर्मूले के बारे में मैं आपको बताऊँगा। मोलैरिटी के बाद नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे मोलैलिटी। मोलैरिटी के बाद मोलैलिटी, मोलैलिटी के बाद मोल फ्रैक्शन। पहले लिख लिया जाए वो 5 ऐसे कौन से मेन तरीके हैं, और मोल फ्रैक्शन के बाद हम क्लियर करेंगे पार्ट्स पर मिलियन। ओके, मोल फ्रैक्शन के बाद पार्ट्स पर मिलियन। ठीक, और 5वां है आपका नॉर्मेलिटी। पांचवा जो हम लोग टॉपिक क्लियर करेंगे वो है आपका नॉर्मेलिटी। ओके, तो ये 5 आपके इम्पोर्टेंट कंसंट्रेशन को एक्सप्रेस करने के तरीके हो गए हैं। ठीक, अब स्टार्ट करते हैं हम लोग मोलैरिटी से। फर्स्ट वन, पहले हेडिंग डाल देता हूँ मोलैरिटी। देखिए, मैं आप लोगों के साथ इसलिए लिखता चल रहा हूँ कि आप लोग भी अगर नोट्स बना रहे हो कॉपी पेन लेकर के, ठीक है, तो आप भी साथ ही साथ इसके बनाते चलो। इससे फ़ायदा ये होगा कि आपको खुद लगेगा कि आप क्लास में बैठ के पढ़ रहे हो। ठीक, इट इज़ डिफाइंड एज, मोलैरिटी का मतलब होता है कि 1 लीटर कोई सॉल्यूशन है, 1 लीटर सॉल्यूशन में कितने नंबर ऑफ मोल्स हैं। ठीक है, ये आपका ओवरऑल सॉल्यूशन मान लीजिए किसी कंटेनर में रखा हुआ है 1 लीटर का। इस 1 लीटर के सॉल्यूशन में जो नंबर ऑफ मोल्स हैं सॉल्यूट के, वो कितने होने चाहिए, 1 मोल सॉल्यूट।
1 मोल सॉल्यूट अगर आपका 1 लीटर सॉल्यूशन में रहता है, ठीक, 1 मोल सॉल्यूट अगर 1 लीटर सॉल्यूशन में रहता है तो हम लोग कहते हैं कि सॉल्यूशन की मोलारिटी है 1। ओके, ठीक है। लिखते कैसे, डिफाइन कैसे करेंगे? इट इज़ डिफाइंड एज 2016 और 18 के क्वेश्चन पेपर में मोलारिटी की डेफिनेशन पूछ दी गई थी बोर्ड्स में, ठीक है। तो उसके बाद से फिर ये आपका इम्पोर्टेंट माना भी जाने लगा है। 1 नंबर के क्वेश्चंस में ये सारी चीज़ें पूछी जा सकती हैं। इट इज़ डिफाइंड एज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, number of moles of solute dissolved in या dissolved per liter of solution, या in कह सकते हैं, number of moles of solute in dissolved in 1 liter of solution, 1 liter of सॉल्यूशन, ठीक है। सॉल्यूशन ध्यान दीजिएगा कि सॉल्यूशन के अंदर 1 लीटर सॉल्यूशन में कितने नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट हैं, वही क्या कहलाता है, वही उसकी मोलैरिटी कहलाती है। इसको रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग कैपिटल एम से, ठीक। तो कैपिटल एम इज इक्वल टू क्या हो गया, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। मैंने अभी बताया आप लोग को कि सॉल्यूट को हम लोग किस चीज़ से रिप्रेजेंट करेंगे, हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं बी अल्फ़ाबेट से, ठीक है। एन बी, where NB is number of moles of solute upon volume of solution in liter। ये फॉर्मूला लिख सकते हैं हम लोग मोलैरिटी का, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। इसको थोड़ा सा एलिब्रेट करते हैं। मोलैरिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स हमारा क्या होता है, वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट, WB अपॉन MB। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट को हम लोग वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट लिख सकते हैं। बाकी आपका ये वॉल्यूम है ही सॉल्यूशन का लीटर में, ठीक है। कैपिटल M इज इक्वल टू WB अपॉन MB। देखिए, जब भी हम लोग ज़्यादातर जो मूल कंसेप्ट से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं, ठीक है, उसमें जो भी डाटा दिया होता है आपका CGS सिस्टम में दिया होता है। तो अगर आपका वॉल्यूम ml में दिया हुआ है तो उसको लीटर में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से डिवाइड करते हैं, ये ऊपर चलाएगा आपका यहाँ पर 1000। तो मोलैरिटी का जो जनरल फार्मूला निकल करके आता है वो आपका आता है ये, ठीक है। मोलैरिटी का जनरल फार्मूला निकल करके आता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन, ठीक। ये आपका मोलैरिटी का जनरल फार्मूला निकल करके आता है और मोलैरिटी को हम लोग मोल पर लीटर इसकी यूनिट रहती है, ठीक। अब सेकंड वन हम लोग तुरंत क्लियर कर देते हैं। सेकंड वन इज मोलैलिटी। सेकंड क्या है आपका, सेकंड मोलैलिटी है, उसको भी साथ ही साथ क्लियर करते चलते हैं। मोलैलिटी क्या होता है, मोलैलिटी, ठीक है। स्पेलिंग में डिफरेंस तो है ही, वो तो चीज़ क्लियर है, पर इसमें थोड़ी सी और चीज़ें अलग होती हैं, डिफरेंट होती हैं। वो क्या है, पहले डेफिनेशन इसकी बोल देता हूँ मैं ओरली। 1 किलोग्राम सॉल्वेंट में 1 kg ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है। यहाँ पर हम लोग सॉल्यूशन की जगह क्या लेते हैं, सॉल्वेंट लेते हैं, ठीक। और यही कंसंट्रेशन का एक ऐसा तरीका है जहाँ पर सॉल्वेंट को हम लोग कंसीडर करते हैं, बाकी कहीं पर भी सॉल्वेंट नहीं लिया जाता है। 1 किलोग्राम सॉल्वेंट में, ठीक है, कितना नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व किया गया है, वही उसकी क्या कहलाती है, वही उसकी मोलैलिटी कहलाती है। इसको हम लोग स्मॉल m से रिप्रेजेंट करते हैं। इट इज़ डिफाइंड एज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, number of moles of solute in 1 kilogram of solvent। आपने ध्यान से देखा होगा तो सिर्फ और सिर्फ ये आपके नीचे की जो लाइन है उसी में डिफरेंस देखने को मिला होगा। लीटर ऑफ सॉल्यूशन की जगह किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है, दोनों चीज़ें चेंज हो गई। इसको रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल m से, ठीक है। फॉर्मूला देख लेते हैं। स्मॉल m इज इक्वल टू NB अपॉन WA इन किलोग्राम, वेयर NB इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट एंड WA इज वेट ऑफ सॉल्वेंट। WA क्या है, वेट ऑफ सॉल्वेंट है, ठीक।
स्मॉल m। जनरल फार्मूला जो हम लोग फाइनल एलिब्रेट करके निकाल के लाएंगे वो आपका फाइनली निकल करके आता है WB/MB। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट क्या हो गया आपका WB/MB इंटू WA। CGS सिस्टम ग्राम में लिखते हैं, 1000 से डिवाइड करते हैं, ऊपर जाता है। ये आपका जनरल फार्मूला मोलैलिटी का निकल करके आता है। ये आपका जनरल फार्मूला मोलैलिटी का निकल करके आता है। अब इस मोलैलिटी के बाद तीसरा है आपका मोल फ्रैक्शन। तीसरा है आपका कंसंट्रेशन को एक्सप्रेस करने का तरीका मोल फ्रैक्शन। ठीक है, मोल फ्रैक्शन क्या होता है? ये पार्ट्स के बारे में बताता है कि कितना पार्ट या कितना फ्रैक्शन सॉल्यूट का मोल है या सॉल्वेंट का मोल है। ठीक है, कितना फ्रैक्शन। अच्छा, मैक्सिमम फ्रैक्शन की वैल्यू कितनी होती है? मैक्सिमम फ्रैक्शन की वैल्यू 1 होती है। ये रेशियो होता है, इसको कैसे डिफाइन करेंगे? इट इज रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वन कंपोनेंट। अब वो कंपोनेंट आपका क्या हो सकता है? सॉल्यूट भी हो सकता है, सॉल्वेंट भी हो सकता है। वन कंपोनेंट टू ऑल कंपोनेंट, मतलब सॉल्यूट के नंबर ऑफ मोल्स का सॉल्यूशन के नंबर ऑफ मोल्स के साथ, या सॉल्वेंट के नंबर ऑफ मोल्स का रेशियो सॉल्यूशन के नंबर ऑफ मोल्स के साथ। ठीक, कोई बात नहीं, हम लोग यहाँ पर इसको छोटी छोटी चीज़ें लिख लेते हैं। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ, सपोज कर लेते हैं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट क्या है आपका? NB है। ठीक, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट आपका Na है। ठीक, तो अगर मैं कहूँ कि मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट XB अगर निकालते हैं, ठीक है, XB का मतलब मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, तो XB इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स। टोटल कितने हैं? सॉल्वेंट और सॉल्यूट दोनों का मास, ठीक है, दोनों के नंबर ऑफ मोल्स। और अगर चाहो तो मोल फ्रैक्शन ऑफ, अगर आप सॉल्वेंट का निकालना चाहते हो, ठीक है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट XA अगर निकालना चाहते हो, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ A अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ A प्लस B, ये आपका टोटल नंबर ऑफ मोल्स है, यानी कि मोल टोटल नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट इन सॉल्यूशन, और ऊपर जिसका भी मोल फ्रैक्शन आपको निकालना हो। ठीक, अच्छा, मज़ेदार बात यह है कि अगर आप XA और XB को ऐड करते हो, ठीक है, XA प्लस XB करते हो, तो ध्यान से देखो, XA और XB को ऐड करते हो और लेफ्ट हैंड साइड वालों को भी अगर ऐड करते हो, सॉरी राइट हैंड साइड वालों को, तो आपका ऐड करने के बाद क्या आता है? 1 आता है। ठीक है, XA और XB को एक बार ऐड करके देखिए, सिंपल अलजेब्रा लगाएंगे हम लोग। आपके क्या है, ये डिनोमिनेटर सेम है, एलसीएम लेंगे तो ये कट करके आता है 1। तो XA प्लस XB दोनों का मोल फ्रैक्शन, यानी कि सॉल्यूट और सॉल्वेंट के मोल फ्रैक्शन का सम क्या आता है आपका? 1 आता है। और XB इज इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं 1 माइनस XA, एक फार्मूला ये भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब ये हो गया आपका मोल फ्रैक्शन। तो यानी कि आपके अभी आपने पढ़ा तीन कौन कौन से तरीके? मोलैरिटी और मोल फ्रैक्शन, ये 3 तरीके आपने पढ़े। ठीक, इन 3 तरीकों के बाद अब हम लोग को देखना है नेक्स्ट जो मेथड है आपका पार्ट्स पर मिलियन, PPM। ठीक, पार्ट्स पर मिलियन। पार्ट्स पर मिलियन, देखिए पार्ट्स पर मिलियन का यूज़ जनरली आप पहले जान लीजिए कहाँ पर होता है। जो पॉल्यूटेंट्स होते हैं, ठीक है, पॉल्यूटेंट्स का मतलब क्या होता है? जैसे
सल्फ़र ट्राईऑक्साइड या सल्फ़र डाइऑक्साइड एक गैस है जो हमारे लिए हार्मफुल है। ठीक है, सल्फ़र डाइऑक्साइड या सल्फ़र ट्राईऑक्साइड हमारे एटमॉस्फेयर के लिए हार्मफुल गैस है। 10 लाख 10⁻⁶ 1 मिलियन ग्राम अगर हम लोग कोई भी सॉल्यूशन लेते हैं, 1 मिलियन ग्राम कोई सॉल्यूशन लेते हैं, सपोज़ करिए फॉर एग्ज़ाम्पल 1 मिलियन ग्राम अगर हमने कोई सॉल्यूशन लिया है, 1 मिलियन ग्राम सॉल्यूशन में अगर 3 ग्राम, 1 मिलियन में 3 ग्राम अगर कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है तो कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन कितनी हो जाएगी? 3 पार्ट्स पर मिलियन, यानी कि 3 ppm। ठीक, पार्ट्स पर मिलियन इज इक्वल टू होता क्या है, ध्यान से देख लेते हैं। इट इज पार्ट ऑफ सॉल्यूट। अब ये पार्ट क्या होता है? पार्ट आपका वॉल्यूम भी हो सकता है। ठीक है, हम लोग जनरली ग्राम लेकर के चलते हैं, पर आपका वॉल्यूम भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं। पार्ट्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 मिलियन, यानी कि 10⁶ पार्ट्स ऑफ सॉल्यूशन। ठीक, ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, अब इतना क्लियर हुआ। इट इज़ पार्ट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 10⁶ पार्ट्स ऑफ सॉल्यूशन। ठीक, अगर मैं कहूँ कि कार्बन डाइऑक्साइड के कंसंट्रेशन, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड के कंसंट्रेशन या ऑक्सीजन के कंसंट्रेशन, सपोज कर लो कि ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन, ठीक है, वाटर में, ऑक्सीजन इन वाटर, अगर ऑक्सीजन को वाटर में डिसॉल्व करते हैं और 5.8 पार्ट्स पर मिलियन है ये, फॉर एग्जांपल, ठीक है, एग्जांपल गिवन, O2 इन वाटर इज 5.8 ppm, दैट मीन्स, ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि 5.8 ग्राम ऑक्सीजन इज डिसॉल्व्ड इन 10⁶ ग्राम ऑफ वाटर। ठीक है, इसका मतलब यही हुआ 5.8 ग्राम 10⁶ ग्राम वाटर में 5.8 ग्राम ऑक्सीजन को डिसॉल्व किया गया है, अगर इसकी कंसंट्रेशन इतनी 5.8 ppm है तो। ठीक है, ppm को फॉर्मुलेट करना हो तो ppm, पार्ट्स पर मिलियन, इज इक्वल टू मास ऑफ solute upon mass of solution into 10⁶ 1 मिलियन। ठीक है, ये ppm को डिफाइन करने का या मैथमेटिकल फार्मूला आपका निकल करके आ जाता है। पार्ट्स पर मिलियन में जनरली हम लोग देख रहे हैं 10 लाख ग्राम, 10 लाख ग्राम में अगर 5.8 ग्राम ऑक्सीजन है तो हम लोग ये कहते हैं कि 5.8 ppm ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन है वाटर के अंदर। ठीक, अब ये ppm के बाद नेक्स्ट और लास्ट आपका आता है नॉर्मेलिटी। नेक्स्ट और लास्ट क्या आता है आपका? नॉर्मेलिटी। फोर्थ था ये, लास्ट फिफ्थ। नॉर्मेलिटी, नॉर्मेलिटी ठीक मोलैरिटी की तरह ही होता है। ठीक है, बस इसमें हम लोग नंबर ऑफ मोल्स की जगह, ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स की जगह क्या लेते हैं आप? नंबर ऑफ मोल्स की जगह क्या लेते हैं? नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट। अच्छा, ये इक्विवेलेंट क्या होता है? ये हम जब ये नॉर्मेलिटी अभी एक्सप्लेन करेंगे, डेफिनेशन बताएंगे, उसके बाद जो फार्मूला लिखेंगे उसमें नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट कैसे पता करते हैं, क्या क्या चीज़ें, वो सारी चीज़ें बताएंगे। क्लास 11th में भी ये सारी चीज़ें हैं। ठीक है, हम सोच के तो चल रहे हैं कि क्लास 11th में आपने पढ़ा है, पर एक्चुअल में क्या पढ़ा है, कैसे पढ़ा है, अब ये मुझे पता तो है नहीं। ठीक है, तो सारी चीज़ें मैं एक बार एक्सप्लेन कर दूंगा। तो नंबर ऑफ मोल्स की जगह बस क्या होता है? नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट होता है, बाकी सारी चीज़ें इसकी मोलैरिटी की तरह ही होती है। इट इज़ डिफाइंड एज
It is defined as the number of gram equivalent of solute dissolved in, या in 1 liter कह सकते हैं, in 1 liter ऑफ सॉल्यूशन। सेम मोलैरिटी की डेफिनेशन, बस नंबर ऑफ मोल्स की जगह हमने क्या ले लिया है, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ले लिया है। ठीक है, इसको रिप्रेजेंट किस चीज़ से करते हैं, कैपिटल एन से। देखिए एज सच ये आपके सिलेबस में नहीं है, पर इससे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल आपके आ सकते हैं, जिसके लिए इसको पढ़ना ज़रूरी है। और जो आप एक्सपेरिमेंट करते हो ना टाइट्रेशन का, आपके क्लास में है इस साल, टाइट्रेशन के एक्सपेरिमेंट में भी नॉर्मेलिटी की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, तो नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला यहाँ पर लिखते हैं और उससे जितनी चीज़ें हो सकता है पता करते हैं। नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स की जगह हम क्या करेंगे, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट। ठीक है, तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट, पूरा स्पेलिंग लिख देते हैं, ग्राम इक्विवेलेंट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट कर दो, अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। ठीक है, एन बी। नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट के फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट का, अब जैसे नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला होता है वेट अपॉन मोलर वेट। नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स का फॉर्मूला है, ग्राम इक्विवेलेंट्स का फॉर्मूला होगा वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट। वेट ऑफ सॉल्यूट डब्ल्यू बी अपॉन इक्विवेलेंट वेट ऑफ सॉल्यूट। ये अभी हमने नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट को ही बस लिखा है, वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन इक्विवेलेंट वेट ऑफ सॉल्यूट, वॉल्यूम इन लीटर। ठीक, नॉर्मेलिटी वेट ऑफ सॉल्यूट क्वेश्चन में गिवन रहेगा, हमें कोई दिक्कत नहीं है, वो हम पता कर लेंगे। बट ये इक्विवेलेंट वेट ऑफ सॉल्यूट हमारे लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, तो इक्विवेलेंट वेट का फॉर्मूला यहाँ पर किनारे लिख लेते हैं। इक्विवेलेंट वेट इज इक्वल टू आपका होता है मोलर वेट एम बी अपॉन वैलेंसी। ठीक है, मोलर वेट अपॉन वैलेंसी, तो डब्ल्यू बी अपॉन इक्विवेलेंट वेट को हम क्या लिख सकते हैं, एम बी अपॉन वैलेंसी, ठीक, इनटू वॉल्यूम इन एम एल, और ऊपर क्या कर दें हम 1000, एक स्टेप अगर हम यहाँ पर ले लें। ठीक है, वैलेंसी नॉर्मेलिटी, वैलेंसी आपका मल्टीप्लाई होकर के सामने आ जाएगा, वैलेंसी इनटू ये आपका कहाँ चला जाता है, यहाँ पर सिंपल अलजेब्रा का ही एक जो है फॉर्मूला है, डब्ल्यू बी अपॉन एम बी इंटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन मिलीलीटर और इंटू 1000। ठीक, ये आपका नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला निकल करके आ गया। बट अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये वाला जो टर्म है, ये वाला टर्म आपका मोलैरिटी है, डब्ल्यू बी अपॉन एम बी इंटू वॉल्यूम और ऊपर 1000। तो नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, वैलेंसी इनटू ये पूरा पोर्शन, ये पूरा का पूरा पोर्शन आपका क्या है, कैपिटल एम के इक्वल है। चाहो तो आप देख सकते हो, अभी मैंने बताया है डब्ल्यू बी अपॉन एम बी ऊपर क्या हो जाएगा, ये आपका कैपिटल एम के इक्वल आपका आ जाएगा। ठीक, डब्ल्यू बी अपॉन एम बी बोल, इसको हम कैपिटल एम लिख सकते हैं, यानी कि मोलैरिटी इनटू वैलेंसी इज इक्वल टू नॉर्मेलिटी। अगर मोलैरिटी में हम लोग वैलेंसी का मल्टीप्लिकेशन कर दें तो हमें क्या मिल जाएगा, तो हमें नॉर्मेलिटी बड़े आराम से मिल जाएगी। तो ये 5 कंसंट्रेशन को एक्सप्रेस करने के जो तरीके थे ये आपने पढ़ लिए। ठीक है, ये आपके मेन 5 कंसंट्रेशन को एक्सप्रेस करने के तरीके हैं। ठीक है, इनके बाद अब हम लोग को पढ़ना है हमारा नेक्स्ट टॉपिक सॉल्युबिलिटी। ठीक है, सॉल्युबिलिटी। ठीक है,
सॉल्यूशन चैप्टर में ही आपका है अगला टॉपिक सॉल्युबिलिटी। क्या होता है सॉल्युबिलिटी, इसको देख लिया जाए। ठीक, सॉल्युबिलिटी का मतलब क्या है? सॉल्युबिलिटी का मतलब आप इसके नाम में ही छुपा हुआ है। सॉल्युबिलिटी मतलब सॉल्यूट के डिज़ोल्व होने की एबिलिटी। ठीक है, सॉल्यूट के ही डिज़ोल्व होने की एबिलिटी को ही क्या कहते हैं? सॉल्युबिलिटी कहते हैं। कि किसी भी सॉल्यूशन में मैक्सिमम कितना अमाउंट डिज़ोल्व हो सकता है। ठीक है, तो कह सकते हैं कि अमाउंट ऑफ सॉल्यूट dissolved amount of solute dissolved in यूनिट या पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम। अमाउंट ऑफ सॉल्यूट एक्चुअल में ये होता है एक ग्राम में अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व इन अ पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट। और वो पर्टिकुलर अमाउंट आपका होता है, हम लोग सपोज कर लेते हैं 100 ग्राम। 100 ग्राम सॉल्वेंट में कितना सॉल्यूट डिजॉल्व किया जा रहा है, वही उस सॉल्यूशन की सॉल्युबिलिटी हो जाएगी। और सॉल्युबिलिटी हमें क्या देखनी है? सॉल्युबिलिटी हमें देखनी है दो तरह की। ठीक, दो तरह की सॉल्युबिलिटी हम लोगों को देखना है। सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड, सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड in liquid, and the second one is solubility of gas in liquid। ठीक है, solubility of gas in liquid। दो तरह की solubility हम लोगों को देखनी है, solubility of solid in liquid और solubility of gas in liquid। और solubility of gas in liquid में ही हम पढ़ेंगे अभी हेनरीज लॉ। ठीक, सबसे पहले देख लिया जाए फर्स्ट हमारा क्या है सॉरी, सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड। सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड पे कौन कौन से फैक्टर्स, ठीक है, कौन कौन से फैक्टर्स ऐसे हैं जो अफेक्ट करते हैं कोई भी सॉलिड, किन किन फैक्टर्स पर डिपेंड करता है कि वो किसी भी सॉल्वेंट में डिसॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग solubility of solid in liquid। कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं? ठीक, सबसे पहला फैक्टर होता है आपका, जो मेन फैक्टर है वो है आपका नेचर ऑफ सॉल्यूट। नेचर ऑफ सॉल्यूट का मतलब क्या हो गया? देखिए, सॉल्यूट आपके दो तरह के हो सकते हैं। ठीक है, सॉल्यूट दो तरह के हो सकते हैं। कौन कौन से हो सकते हैं? आपका दो तरह का सॉल्यूट हो सकता है। एक होता है आपका पोलर सॉल्यूट, ठीक, और एक होता है आपका नॉन पोलर सॉल्यूट। नॉन पोलर सॉल्यूट, पोलर सॉल्यूट और नॉन पोलर सॉल्यूट। पोलर सॉल्यूट का मतलब क्या होता है? जिसमें दो डाइपोल का मतलब पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेस हों। ठीक है, ये आपका कोवेलेंट भी हो सकता है, ये आपका आयनिक भी हो सकता है। हम यहाँ पर बॉन्ड या कंपाउंड्स की बात नहीं कर रहे हैं, हम यहाँ पोलर और नॉन पोलर की बात कर रहे हैं। ठीक है, कई बार होता क्या है कि हम लोग बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि नॉन पोलर मतलब कोवेलेंट कंपाउंड। मैक्सिमम आपके कोवेलेंट कंपाउंड्स नॉन पोलर होंगे। ठीक है, पर यह भी देखा गया है कि कोवेलेंट कंपाउंड में भी पोलैरिटी आ जाती है। तो पोलर और नॉन पोलर में यहाँ पर हम आयनिक और कोवेलेंट की बात नहीं कर रहे हैं, पोलर की बात अगर करते हैं। ठीक है, तो पोलर में हम बात करते हैं NaCl। ये आपका क्या है? ईजिली डिज़ोल्व हो जाता है। ठीक, ईजिली डिज़ोल्व हो जाता है किसमें? पोलर सॉल्वेंट में। ठीक, H2O, यानी कि पोलर सॉल्यूट किस में डिज़ोल्व होगा? पोलर सॉल्यूट डिज़ोल्व होगा पोलर सॉल्वेंट में। ठीक, पोलर सॉल्यूट डिज़ोल्व होता है पोलर सॉल्वेंट में, और नॉन पोलर सॉल्यूट डिज़ोल्व होता है नॉन पोलर सॉल्वेंट में। जैसे अगर आपको बेंजीन को डिज़ोल्व करना है, बेंजीन क्या है? एक नॉन पोलर है, तो बेंजीन को डिज़ोल्व करना है तो बेंजीन को हम किस में डिज़ोल्व करेंगे? बेंजीन को डिज़ोल्व करेंगे इन कार्बन टेट्राक्लोराइड में। ठीक है, कार्बन टेट्राक्लोराइड में डिज़ोल्व करते हैं बेंजीन को। ये दोनों के दोनों क्या हैं? नॉन पोलर हैं। ठीक,
यानी कि पोलर सॉल्यूट है तो पोलर सॉल्वेंट में डिसॉल्व होगा, नॉन पोलर सॉल्यूट है नॉन पोलर सॉल्वेंट में डिसॉल्व होता है। ठीक है। अच्छा, इस प्रिंसिपल को एक नाम दिया जाता है लाइक डिसॉल्व्स लाइक। इसको क्या बोलते हैं? लाइक डिसॉल्व्स लाइक। जो जैसा होता है अपने अंदर वैसे ही चीज़ें डिसॉल्व कर लेता है। ठीक। तो पोलर सॉल्यूट पोलर सॉल्वेंट में डिसॉल्व होंगे, नॉन पोलर सॉल्यूट नॉन पोलर सॉल्वेंट में डिसॉल्व होंगे। ठीक। नेक्स्ट फैक्टर है हमारा, नेक्स्ट फैक्टर है टेम्परेचर। नेक्स्ट फैक्टर है टेम्परेचर। जनरली ये देखा गया है, ठीक है, जनरली ये देखा गया है कि जैसे जैसे हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं सॉलिबिलिटी भी बढ़ती जाती है। सॉलिड की सॉलिबिलिटी लिक्विड के अंदर बढ़ती जाती है। ठीक। आपने देखा होगा कि जब शरबत बनाया जाता है घर में, ठीक है, तो शरबत बनाने के बाद जो बर्फ़ होता है वो सबसे लास्ट में डाला जाता है। ठीक है। क्यों? क्योंकि बर्फ़ अगर हम पहले डाल देंगे तो शरबत में जो भी हम शुगर सिरप या शुगर या जो भी चीज़ें डिज़ोल्व करना चाहते हैं वो इजीली डिज़ोल्व नहीं हो पाता है। ठीक। तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग पहले नॉर्मल टेम्परेचर पर शुगर को डिज़ोल्व कर लेते हैं और लास्ट में उसको शरबत को ठंडा करने के लिए सबसे लास्ट में आइस डालते हैं, क्योंकि अगर टेम्परेचर कम हुआ तो चीज़ें डिज़ोल्व नहीं होंगी। दैट मीन्स सॉलिबिलिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज करता है सॉलिबिलिटी भी बढ़ती जाती है। ठीक। ये चीज़ क्लियर हो गई। सॉलिबिलिटी जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज होगा सॉलिबिलिटी भी बढ़ती जाती है। ठीक। अब इसके बाद नेक्स्ट है आपका प्रेशर। प्रेशर देख लिया जाए, प्रेशर का क्या इफेक्ट पड़ता है। तो हम एक चीज़ जानते हैं, इसमें दो फिजिकल स्टेट इन्वॉल्व हो रही है, सॉलिड और लिक्विड, सॉलिड एंड लिक्विड, और इन दोनों पर प्रेशर का कोई असर नहीं होता है। ठीक है। तो हम लोग ये कह देंगे कि प्रेशर का सॉलिड की सॉलिबिलिटी पर कोई असर नहीं होता है। ठीक है। अनअफेक्टेड, अनअफेक्टेड कह देते हैं। ठीक है। अनअफेक्टेड आपका हो जाएगा। ठीक। अब इसके बाद हम लोग क्या चीज़ें देख लेते हैं। अब इसके बाद नेक्स्ट हम लोग सॉलिबिलिटी देखते हैं गैस की, सॉलिबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड। ठीक है। सॉलिबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड। उनके लिए कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं। सबसे पहले तो सुनने और देखने में थोड़ा अजीब लगता है कि कोई गैस किसी लिक्विड में किस तरह से डिज़ोल्व होती है। प्रेशर लगाना पड़ता है बेटा, डिज़ोल्व हो जाती है बच्चों। ठीक। तो फैक्टर्स अफेक्टिंग solubility of gas in liquid। सबसे पहला नेचर ऑफ गैस, सबसे पहला फैक्टर है आपका नेचर ऑफ गैस। नेचर ऑफ गैस, देखिए दो तरह की गैस होती हैं। एक आपका होता है लिक्विफिएबल गैसेस, जो इजीली लिक्विफाई हो सकती हैं। ऐसी गैसेस जिनको सिर्फ और सिर्फ प्रेशर लगा करके, ध्यान से सुनना बच्चों, ऐसी गैसेस जिनको सिर्फ और सिर्फ प्रेशर लगा के हम लोग लिक्विफाई कर सकते हैं उनको कहा जाता है लिक्विफिएबल गैसेस। ठीक है। लिक्विफिएबल गैसेस। और लिक्विफिएबल गैस क्या होती हैं? ये हमारी सॉल्युबल होती हैं वाटर के अंदर। जो लिक्विफिएबल गैसेस होती हैं वो ईजिली हमारा वाटर में डिज़ोल्व हो जाती हैं, बट जो तुम्हारा लिक्विफिएबल गैसेस नहीं होती हैं, लिक्विफिएबल गैसेस का मतलब हम गैसेस एग्जांपल लेते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, अमोनिया, इन सब गैसेस को हम इजीली सिर्फ और सिर्फ प्रेशर लगा करके लिक्विफाई कर सकते हैं और ये डिज़ोल्व हो जाते हैं आपकी वाटर में, ये सॉल्युबल होती हैं। ठीक। लेकिन वहीं अगर बात कर लिया जाए, हम लोग हीलियम गैस की बात कर लें, ये इजीली लिक्विफिएबल नहीं होती है। ठीक है। हम बात कर लें हाइड्रोजन गैस की, ये इजीली लिक्विफिएबल गैसेस नहीं हैं, इनको डिज़ोल्व करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। ठीक। तो नेचर ऑफ गैस भी काफ़ी हद तक डिपेंड करता है, नेचर ऑफ गैस पर भी सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस। दूसरा है आपका टेम्परेचर, दूसरा है आपका फैक्टर टेम्परेचर। ठीक। टेम्परेचर क्या है?
हम सब लोगों को पता है कि जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज़ करते हैं, ध्यान से सुनो बच्चों, जैसे जैसे हम टेम्परेचर इंक्रीज़ करते हैं गैसियस स्टेट में एक्सपेंशन ज़्यादा होता है। ठीक, तो जो डिज़ोल्व्ड गैसेस पहले से भी हैं वो भी हमारी क्या होती हैं, बाहर आ जाते हैं उस लिक्विड से। ठीक, बात समझ में आ रही है? यानी कि जो सॉल्युबिलिटी है, solubility is inversely proportional to temperature. In case of gas, solubility is inversely proportional to temperature. जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे सॉल्युबिलिटी गैस की हमारी कम होने लगती है। जैसे हम लोग जानते हैं कोल्ड ड्रिंक्स में क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस डिसॉल्व रहती है हमारी वाटर के अंदर। ठीक, तो आप एक बात बताइए, ऐसी कोल्ड ड्रिंक पीने में ज़्यादा अच्छा लगता है जिसका टेम्परेचर कम हो, या ऐसी कोल्ड ड्रिंक पीने में ज़्यादा अच्छा लगता है जिसका टेम्परेचर ज़्यादा हो? तो नो डाउट आप वही कोल्ड ड्रिंक पीना ज़्यादा प्रेफर करेंगे जिसका टेम्परेचर कम हो। ठीक, जिसका टेम्परेचर कम हो। क्यों? क्योंकि कम टेम्परेचर पर ज़्यादा से ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड गैस डिसॉल्व रहेगी और जिस तूफ़ानी टेस्ट के लिए आप वो कोल्ड ड्रिंक पी रहे हो वो तूफ़ानी टेस्ट आपको दिखाई देगा या आप महसूस कर पाओगे। ठीक, तो अच्छा, एक और चीज़ देखा गया है, आप घर पे भी कर सकते हो। किसी अब जब आप बर्फ़ जमा रहे होते हैं, ठीक है, आइस आप बना रहे होते हैं घर में, तो आप एक काम कर सकते हो कि गर्म पानी का या पानी को बॉयल करने के बाद अगर आप उसका आइस बनाते हो, ठीक है, पानी को बॉयल करने के बाद अगर उसकी आइस बनाते हो तो जो आइस होती है वो आपकी क्रिस्टल क्लियर होती है। ठीक है, क्रिस्टल क्लियर होती है एकदम। ठीक, पूरी तरह से क्रिस्टल क्लियर होती है। क्यों? क्योंकि उसमें एक भी इम्प्योरिटी या कोई भी गैसेस नहीं रहती हैं। वहीं जब हम लोग इस तरह के नॉर्मल वाटर को अगर उसका बर्फ़ जमाते हैं या आइस बनाते हैं तो उसमें हम लोगों को फ्यूम दिखने को मिलती है। फ्यूम स्टेट में कुछ ना कुछ इम्प्योरिटीज़ रहती हैं। अब नेक्स्ट हमारा है प्रेशर, और यहीं पे आएगा हमारा हेनरी लॉ। ठीक, नेक्स्ट है हमारा कि प्रेशर पर किस तरह से डिपेंड करती हैं चीज़ें। एकदम सीधी लाइन खींचिए भाई। ठीक है, टेम्परेचर के बाद नेक्स्ट है प्रेशर। प्रेशर पर किस तरह से डिपेंड करता है, तो ध्यान से देखिए। नॉर्मल सी बात है यार, किसी गैस को अगर डिज़ोल्व करना है तो हम क्या करते हैं, प्रेशर अगर बढ़ा दें। ठीक है, किसी भी गैस को अगर डिज़ोल्व करना हो तो हम प्रेशर बढ़ा दें तो वो गैस बड़े आराम से डिज़ोल्व हो जाती है। यानी कि प्रेशर के केस में कह सकते हैं कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाता है। प्रेशर के केस में कह सकते हैं कि solubility of gas is directly proportional to applied pressure। ठीक, applied pressure, solubility of gas is directly proportional to applied pressure। ठीक, अब इसी चीज़ को मैथमेटिकल वे में हेनरी ने बताया था और उसके बाद उसी लॉ को कह दिया गया कि हेनरी लॉ। ठीक, हेनरी लॉ कह दिया गया और एक स्टेटमेंट दे दिया गया प्रेशर पर किस तरह से डिपेंड करता है, ये बताया हेनरी ने, और इस लॉ को हमने नाम दे दिया हेनरीज लॉ। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, या दिस लॉ स्टेट्स दैट solubility of gas in liquid solubility of gas in liquid is directly proportional to applied pressure। अप्लाइड प्रेशर, ओके, अप्लाइड प्रेशर। सॉल्युबिलिटी को किस तरह से हम लोग डिनोट करते हैं, सॉल्युबिलिटी को हम लोग डिनोट करते हैं सॉल्युबिलिटी, अच्छा, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस है तो गैस हमारा क्या होगा, सॉल्यूट होगा। हम लोग मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट इस तरह से डिनोट करते हैं, एक्स बी। ठीक, एक्स बी है आपकी सॉल्युबिलिटी, इतना मोल या इतने मोल का पार्ट डिसॉल्व हो गया है आपका सॉल्यूशन में। ठीक है, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस। अप्लाइड प्रेशर कितना है, प्रेशर को डिनोट करते हैं पी से। ठीक, यानी कि ये चीज़ कहा जा सकता है कि एक्स बी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अप्लाइड प्रेशर। अच्छा, अगर एक्स बी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अप्लाइड प्रेशर है तो हम ये भी तो कह सकते हैं दिस इम्प्लाइज दैट पी इज ऑल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स बी। ठीक, पी इज ऑल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स बी।
देन P इज इक्वल टू एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आता है KH और ये आपका XB, ठीक। इस प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को बोलते हैं हेनरीज कांस्टेंट या हेनरीज लॉ कांस्टेंट, ठीक। हेनरीज कांस्टेंट या हेनरीज लॉ कांस्टेंट, ठीक। अब इसकी यूनिट की बात करोगे, अगर हेनरीज लॉ कांस्टेंट या हेनरीज कांस्टेंट की यूनिट की बात करोगे तो इसकी यूनिट क्या होगी? इसकी यूनिट होगी सेम आपके प्रेशर की यूनिट के जैसे ही। क्यों? क्योंकि मोल फ्रैक्शन की कोई यूनिट नहीं होती है, ठीक। ओके, अब हेनरीज लॉ के कुछ एप्लीकेशन आते हैं, कुछ प्रैक्टिकल एप्लीकेशन पूछे जाते हैं। उन एप्लीकेशंस पर थोड़ा सा हम लोग यूजेस या डेली लाइफ में हम हेनरीज लॉ कहाँ देखते हैं, उनके एप्लीकेशन, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं ज़्यादातर, ठीक। एप्लीकेशन ऑफ हेनरीज लॉ, तो एक्सप्लेन मैं पूरा करूँगा, लिखूँगा नहीं। पहला जो एप्लीकेशन है, ठीक, फर्स्ट एप्लीकेशन इज हेनरीज लॉ कहाँ पर अप्लाई होता है? सबसे पहले कोल्ड ड्रिंक्स में। कोल्ड ड्रिंक्स में क्या होता है? बहुत हाई प्रेशर पर, बहुत ज़्यादा प्रेशर पर क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस को डिज़ोल्व किया जाता है आपका शुगर सॉल्यूशन में, ठीक है। सॉल्यूशन में बहुत हाई प्रेशर पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस को डिज़ोल्व किया जाता है। जितना ज़्यादा प्रेशर रहेगा कार्बन डाइऑक्साइड गैस उतनी ही डिज़ोल्व रहेगी, ठीक। अब आप सपोज़ करो कि आपके पास जो भी कोल्ड ड्रिंक की बोतल है उसका ढक्कन आपने ओपन कर दिया है, प्रेशर रिलीज़ कर दिया है और आप उसको फ्रिज में रखे रहो, ठीक है। 1 घंटे बाद अगर आप पीते हो तो आपको वो तूफ़ानी टेस्ट नहीं आएगा जिस तूफ़ानी टेस्ट के लिए आप कोल्ड ड्रिंक पी रहे हो। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि प्रेशर ख़त्म हो चुका है ऊपर से और कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो डिज़ोल्व थी सॉल्यूशन में वो बाहर निकल गई है, ठीक। तो ये तो था हमारा पहला एप्लीकेशन। दूसरा है स्क्यूबा डाइवर्स जो हमारे होते हैं, स्क्यूबा डाइवर्स या हम लोग कहते हैं ना गोताखोर। स्क्यूबा डाइवर्स ये क्या होते हैं? स्क्यूबा डाइवर्स हमारे पानी में बहुत नीचे तक जाते हैं और एक ऑक्सीजन सिलेंडर लेकर के जाते हैं, ठीक। ऑक्सीजन सिलेंडर लेकर के जाते हैं। एक्चुअल में वो ऑक्सीजन सिलेंडर क्या होता है कि उसमें फ्रेश एयर होती है, ठीक। ऑक्सीजन सिलेंडर में फ्रेश एयर होती है, मतलब नाइट्रोजन गैस भी उसमें कुछ मात्रा में रहती है, ठीक। क्योंकि भाई हमें बाहर किस चीज़ की आदत है? हमें तो बाहर आदत है यार 78% तो हम नाइट्रोजन ही सांस लेते हैं ना भाई, ठीक है। हम कंज्यूम करते हैं उसमें से ऑक्सीजन को, नाइट्रोजन केमिकल इनर्ट होती है, हम उसको यूज़ नहीं कर पाते हैं, ठीक। तो ऑक्सीजन सिलेंडर लेकर के जब वो नीचे जाते हैं, ठीक है, ऑक्सीजन सिलेंडर लेकर के नीचे गए और हम लोग जानते हैं कि जैसे जैसे हम लोग डेप्थ में जाते हैं वैसे वैसे प्रेशर आपका इंक्रीज करता है। आप लोगों ने क्लास 9th में एक फार्मूला पढ़ा होगा H ρg करके, ठीक। जैसे जैसे ये हाइट आपकी बढ़ती जाएगी, डेप्थ बढ़ती जाएगी, वैसे वैसे जो प्रेशर है वो बढ़ता जाएगा और सॉल्युबिलिटी ऑक्सीजन की बढ़ती जाएगी। बहुत ज़्यादा नीचे जाने पर क्या होता है कि ऑक्सीजन के साथ साथ बाकी जो गैसेज हैं, जैसे नाइट्रोजन गैस कह सकते हो कि वो भी डिज़ोल्व होना शुरू हो जाती है। कोई दिक्कत नहीं, ऑक्सीजन नाइट्रोजन गैस ऑक्सीजन के साथ साथ डिज़ोल्व होती है, कोई बात नहीं। लेकिन जब हम लोग ऊपर आते हैं, ठीक, जब ये गोताखोर ऊपर आते हैं तो ऑक्सीजन जो डिज़ोल्व थी वो तो हमारी कंज्यूम हो गई, बट नाइट्रोजन क्या है? वो अनरिएक्टेड हमारे बॉडी के अंदर है। और जब हम लोग ऊपर आते हैं तो नाइट्रोजन एक्सपेंड होता है, और जब नाइट्रोजन धीरे धीरे एक्सपेंड होना शुरू होता है हमारी बॉडी के अंदर ही, उस कंडीशन में बहुत पेन होता है। उस कंडीशन को कहा जाता है बेंड्स की कंडीशन या बेंड की कंडीशन। और इस कंडीशन में गोताखोरों कि इतनी ज़्यादा इनको इतना ज़्यादा पेन होता है कि इनकी डेथ भी हो जाती है, इनको ब्रेन हैमरेज भी हो जाता है, ठीक। अच्छा, अब क्या है कि सॉल्युबिलिटी को कम करने के लिए कोई तरीका है क्या? हाँ, सॉल्युबिलिटी को कम करने का एक तरीका है भाई, मोल फ्रैक्शन को कम कर दिया जाए ऑक्सीजन को। और ऑक्सीजन के मोल फ्रैक्शन को कम करने के लिए हम इसमें हीलियम गैस मिला देते हैं। हीलियम गैस अगर मिला दिया जाए एयर के मिक्सचर में तो सॉल्युबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन थोड़ी सी कम हो जाती है, जिससे पेन तो होता है पर इतना पेन नहीं होता है कि आपके स्क्यूबा डाइवर्स की डेथ हो जाए, ठीक। अब हम लोग देखते हैं जो माउंटेनियर होते हैं। माउंटेनियर की कंडीशन जो होती है वो होती है एनॉक्सिया की। एनॉक्सिया की कंडीशन हो जाती है, जो क्लाइंबर होते हैं, माउंटेनियर होते हैं, वो जैसे जैसे हाइट पर, पहाड़ पर चढ़ते हैं तो ऊपर जाने पर हम लोग जानते हैं कि आपके एटमॉस्फेयर की हाइट कम हो रही है। तो H ρg फार्मूले से हाइट धीरे धीरे आपकी जब कम होती है, एटमॉस्फेयर की थिकनेस जब कम होती है तो प्रेशर भी कम होता जाता है। पहाड़ों पर देखा गया है
कि प्रेशर कम होता है, और पहाड़ों पर प्रेशर कम होने की वजह से जो ऑक्सीजन की सॉल्युबिलिटी है, ठीक, ऑक्सीजन की जो सॉल्युबिलिटी है वो क्या हो जाती है, हमारी बॉडी में कम हो जाती है, ठीक, सॉल्युबिलिटी हमारी डिक्रीज़ करने लगती है, ठीक, क्योंकि जैसे जैसे पहाड़ों पर हाइट बढ़ती जाती है, ठीक, पहाड़ों पर हाइट बढ़ने का मतलब हमारे एटमॉस्फेयर की जो ये एच है, एटमॉस्फेयर की एच का मतलब एटमॉस्फेयर की थिकनेस कम होने लगती है, और ऑक्सीजन की सॉल्युबिलिटी भी कम होने लगती है हमारी बॉडी के अंदर, और हमें ऑक्सीजन की कमी महसूस होने लगती है, और इस कंडीशन को कहते हैं एनॉक्सिया की कंडीशन। बेंट की कंडीशन हो या एनॉक्सिया की कंडीशन, दोनों कंडीशन में डेथ पॉसिबल होती है, ठीक। तो आपने हेनरी लॉ के 3 प्रैक्टिकल एप्लीकेशन डेली लाइफ में देखे, इनसे भी क्वेश्चंस आते हैं और हेनरी लॉ से रिलेटेड भी क्वेश्चंस आते हैं। अब इसके बाद हम लोगों को तुरंत देखना है वेपर प्रेशर और रॉल्ट्स लॉ।